गुड मॉर्निंग। तो कल अपन ने न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से देखा था कि न्यूक्लियस का क्या रोल होता है सेल में, न्यूक्लियस की कैसी स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस के अंदर कैसा केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है। क्लियर पॉइंट। तो आज अपन देखेंगे अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर अपन नाम सुनते ही अपन को क्या पता चलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या बनती है? एटीपी बनती है। अपन 11th 12th में भी अपन ने पढ़ा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? एटीपी। और जो एटीपी है वो अपन को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। क्लियर पॉइंट। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इतिहास कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या क्या बोला था। तो अगर अपन इसका मीनिंग देखें तो माइटोस का मतलब क्या होता है? माइटोस का मतलब होता है सूत्र, या अपन बोल सकते हैं एक थ्रेड। ठीक है। कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कणिका, यानी ग्रेन्यूल्स। ठीक है। तो हिंदी में अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया को देखना चाहे तो इसका नाम क्या होता है? सूत्र कणिका। क्लियर पॉइंट। तो सूत्र कणिका अपन किसको बोलते हैं हिंदी में? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसके बाद में इसके देखें अपन डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवरी की थी दो साइंटिस्ट थे, अल्टमान एंड फ्लेमिंग। इसकी डिस्कवरी अपन देखें, अल्टमान एंड फ्लेमिंग। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, यानी इसकी डिस्कवरी की थी। अब अगर अपन देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया, ठीक है, तो नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम क्या था? बेंडा। कई बुक्स में इसको वेंडा भी लिखा हुआ होता है, लेकिन दोनों ही अगर आप लिखोगे तो वो सही है। ठीक है। तो बेंडा ने इसको क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसके बाद में जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो ये किसने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो ये बोला था सिकविड्ज ने। क्या नाम है साइंटिस्ट का? सिकविड्ज। सिकविड्ज नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब क्या है? कोशिका का शक्ति ग्रह है, यानी जिसके अंदर क्या बनती है? एटीपी बनती है। तो ऐसा किसने बोला था? सिकविड्ज ने बोला था। ठीक है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या? हुग ब्लूम। ठीक है। क्या नाम था उनका? हुग ब्लूम। तो हुग ब्लूम ने क्या बोला था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के रेस्पिरेशन की साइट है। ठीक है। तो इसने क्या बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है। इसने क्यों बोला था माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट, कोशिकीय श्वसन की साइट यानी स्थान? इसने हुग ब्लूम ने क्यों बोला था इसको? क्योंकि आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर खूब सारे साइकिल्स चलते हैं, चक्र चलते हैं, जैसे कि क्रेब साइकिल। ठीक है। और जो क्रेब साइकिल होता है वो श्वसन की प्रोसेस यानी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन में क्रेब साइकिल वाला पोर्शन होता है। तो जो श्वसन इसीलिए बोला है क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है? क्रेब साइकिल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल चलता है, जिसकी वजह से अपन ने इसको क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि ये कोशिकीय श्वसन का स्थल है, साइट है। ठीक है। इसके बाद में अगर अपन इसका देखें कि लाइफ टाइम कितना होता है, कितने टाइम तक ये अपना फंक्शन कर सकता है, ये मतलब अलाइव रह सकता है। ठीक है। तो इसका जीवन काल होता है, यानी लाइफ टाइम होता है 5 से 10 दिन। लाइफ टाइम कितना होता है इसका? 5 से 10 दिन।
क्लियर है? यहाँ तो 5 से 10 दिन इसका लाइफ टाइम होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसकी साइज कितनी होती है। तो साइज होती है इसकी 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज की अगर अपन बात करें 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है। तो विड्थ की अगर अपन बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक इसकी विड्थ होती है। तो ये तो हो गई इसकी लेंथ, ठीक है। और विड्थ की अपन बात करें तो विड्थ होती है 0.2 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ होती है। तो ये सारी चीजें होती है जो अपन को एक माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपके देखो क्वेश्चन आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए अपन को मटेरियल भी वैसा ही लिखना होगा जिससे अपन को 6 नंबर आसानी से मिल जाए। वरना अपन छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया का जो 11th-12th में पढ़ा है वो डायग्राम बना देंगे, उसके बाद में लिख देंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ऐसे अपन को छोटी छोटी जो चीजें पता है, यानी इसकी साइज कितनी होती है, इसकी विड्थ कितनी होती है, ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, तो ये सारी चीजें अपन को एक क्वेश्चन में लिखनी हुई होती है, ठीक है। तो इसकी शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। शेप की अगर अपन बात करें तो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होता है वो बेलनाकार होता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि एक सेल के अंदर इसके नंबर कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो एक सेल के अंदर इसके नंबर की अगर अपन बात करें, नंबर, तो नंबर कितने होते हैं 500 से लेकर 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। 500 से लेके 1600 माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें ये जो नंबर है 500 से लेके 1600, ये नहीं बोल सकते अपन कि हर सेल के अंदर ये जो नंबर है वो फिक्स होंगे, ठीक है। यानी कि ये नंबर वेरी करते रहते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर अपन एनिमल सेल वगैरह की बात करें तो इसके अंदर कितना होता है 500 से लेकर 1600 नंबर होते हैं। अब अगर अपन बात करें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे कितने ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों का अगर अपन को कंपैरिजन पूछे कि प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं कि एनिमल में होते हैं, तो अपन को हमेशा क्या याद रखना है कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके नंबर हाई होते हैं प्लांट के कंपैरिजन में। तो ये पॉइंट याद रह जाएगा कि एनिमल सेल में हमेशा अपन को माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। फिर अपने पास एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। क्या नाम है, ट्रिप्नोसोमा। तो ट्रिप्नोसोमा की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका नंबर 1 होता है। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको बोला था कि जो नंबर है ये 500 से लेके 1600 पर सेल, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो चेंज होते रहते हैं। यानी अगर अपन नॉर्मल एनिमल सेल की बात करें तो उसके अंदर नंबर होंगे 500 से लेके 1600 तक, ठीक है। नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर भी ये नंबर इतने ही होते हैं। लेकिन अगर अपन ने यहाँ पर देखा एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है ट्रिप्नोसोमा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है, एक सेल के अंदर ओनली एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद में एक जो शैवाल है, एल्गी है, शैवाल नहीं अमीबा है, अमीबा जिसका नाम है क्योस, ठीक है। इस अमीबा के अंदर जो सेल्स के इस माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं 5 लाख, ठीक है। क्योस नाम का एक अमीबा होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कितने होते हैं 5 लाख तक हो सकते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि 500 से लेकर 1600 तक होते हैं। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये होते हैं नॉर्मल, जो अपन टिपिकल प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं एक सेल के अंदर वो कितने होंगे 500 से लेकर 1600 तक होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें ट्रिप्नोसोमा की तो इसके अंदर ओनली एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगर अपन बात करें क्योस अमीबा की तो उसके अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो अपन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में स्ट्रक्चर कैसी मिलती है।
तो अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है। तो ये आप लोग पढ़ के आए हो शुरू से 11th 12th में कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। तो वो अपन डिटेल से देखेंगे अब कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकते हैं। तो अपन ये सबसे पहले बना रहे हैं एक सिलेंड्रिकल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अपन ने देखेगी इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो ये जो अपन ने सबसे बाहर जो लाइन बनाई है इसका नाम क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी बाह्य जो माइटोकॉन्ड्रियल की झिल्ली है, यानी बाह्य माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर इसको अपन शॉर्ट में लिखना चाहे तो OMM भी बोलते हैं, यानी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड होती है इस टाइप से, बीच बीच में इसके फोल्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसके बीच बीच में फोल्ड पाए जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लियर पॉइंट। और ये जो फोल्ड वाला पोर्शन है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे क्रिस्टी। क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टी बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसका मैट्रिक्स, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। और अपन को यहां पर देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर्स मिलती है, इस टाइप से अपन को ये स्ट्रक्चर्स मिलती है। ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है, इन स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीसोम। अगर दूसरे नाम की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इनको बोलते हैं अपन F0 F1 पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे, F0 F1 पार्टिकल्स। क्या काम होता है इन पार्टिकल्स का वो भी अपन देखेंगे, क्लियर है। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, इसके खुद के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होंगे, इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो ये हो गए राइबोसोम्स। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, ठीक है। अपन नॉर्मली टिपिकल एक एनिमल सेल की बात करें तो यूकैरियोट में आती है ये, ठीक है। और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो कितना होता है, 80S टाइप का होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम कौन सा पाया जाएगा, 70S टाइप का पाया जाएगा। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का DNA पाया जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का DNA पाया जाता है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि इन जो चीजें अपन ने लिखी है इनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। इसको अपन जो ये जो बीच में स्पेस है एक मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन के, इसको अपन क्या बोलेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या काम करती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं
इसका डीएनए, ठीक है। तो जो डीएनए होता है इसका, वो डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट करने की इसके अंदर क्या होती है, पावर होती है। यानी कि ये डीएनए खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। यानी कि जिस जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है, ये अपनी प्रोटीन बना सकता है। यानी कि प्राचीन टाइम में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया जिस किसी भी चीज से बना था, ठीक है, ये बना था आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से, अगर अपन इसका ओरिजिन देखें तो, ठीक है। तो उस टाइम में ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने जितने भी काम थे वो खुद करता था, ठीक है। इसके बाद में ये किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसका इनगल्फ हो गया, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाने के बाद में ये खूब सारी ऐसी प्रोटीन्स जो इसके अंदर काम में आने लगी, वो इसको न्यूक्लियस के द्वारा जो प्रोटीन बनी वो प्रोटीन ये अंदर लेने लगा। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा आलसी टाइप का हो गया। इसने सोचा कि मेरे को साइटोप्लाज्म से सारी चीजें मिल रही है, तो मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूं, क्यों ज्यादा प्रोटीन बनाऊं, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने ये जो प्रोटीन्स है वो बनाना कम कर दिया। लेकिन अभी भी जो इसका डीएनए है, वो इस डीएनए के अंदर पावर होती है कि ये खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। ये जो आरएनए बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आधी जो एक्टिविटी है खुद की वो खुद ही कर सकता है, इसको बाहर से प्रोटीन्स को लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर अगर अपन बात करें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने सारे फंक्शन खुद कर लेता है, सेल के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनल्स को अपन क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ठीक है। यानी कि सारी की सारी जो फंक्शन है वो अपने आप खुद कर रहा है। लेकिन यहां पर अपन ने इसको क्या बोला है, सेमी ऑटोनोमस बोला है। क्यों बोला है सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि ये आधे फंक्शन तो खुद करता है, लेकिन आधे फंक्शंस के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बाहर के इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। क्लियर पॉइंट, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो भी प्रोटीन्स है उनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है, उनको ये बाहर से लेने की कोशिश करता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसकी ऑक्सीसोम की, तो ऑक्सीसोम में क्या होता है, ऑक्सीसोम के ऊपर चलता है यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और यही वो सिस्टम है जो क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है। कहाँ पे बनता है एटीपी, ऑक्सीसोम के अंदर बनता है। यानी इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, चेन, एक चेन चलती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर अपन इसको डिटेल में पढ़ना चाहे तो अपन को सेकेंड ईयर में जाना होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपकी पूरी की पूरी ये जो एक चेन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके बारे में पूरा दे रखा है। और यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर इसको भी डिटेल से बता रखा है कि एक ऑक्सीसोम के अंदर कैसी स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स का यूज क्या है। वो हर एक कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर 4 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो आपका सिंपल सा जो चीजें हैं ओवरव्यू वो आपको देखना है, ठीक है। तो अगर अपन नॉर्मली बात करें तो इसके ऊपर 4 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स अपना अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे ये एनएडीएच का यूज करते हैं, ये एफएडीएच का यूज कर सकते हैं, और इनका यूज करके ये क्या बनाते हैं, फिर एटीपी बनाते हैं, और उस एटीपी से अपन को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो कहाँ पे बनती है ये एटीपी, कहाँ पे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये चलता है आपके ऑक्सीसोम के अंदर। क्लियर पॉइंट। फिर आपके यहाँ पर है राइबोसोम। तो राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम का नाम सुनते ही अपन को सबसे पहले ये दिखाई देता है कि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, इसलिए ये खुद की प्रोटीन भी, आधी जो प्रोटीन है वो खुद बनाता है। और प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर क्या होना जरूरी है, यहाँ पर राइबोसोम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें जो इसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा इसकी पोरस होती है, ठीक है। क्यों होती है इसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोरस, क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम क्या होता है, पोरिन।
क्या नाम होता है? पोरिन। ठीक है, तो पोरिन नाम के यहाँ पर खूब सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा पोरस होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, तो इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसकी, वो क्या हो जाती है? वो पोरस नहीं होती। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा ही कंडेंस होती है और फोल्डेड भी होती है। फोल्डेड पार्ट को अपन ने यहाँ पर क्या बोला है? क्रिस्टी बोला है। क्लियर है? तो इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है वो कहां पर चलता है। देखो अपन ने एक चीज देखी है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कहां पर चलती है? इसकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये पाए जाते हैं ऑक्सीसोम, इसके ऊपर। या अपन नॉर्मली अगर अपन बात करें तो ईटीएस को अपन मानते हैं कि ये कहां पर चलती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर चलती है। ठीक है, लेकिन अगर अपन क्रेब साइकिल की बात करें तो ये कहां पर चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। तो अपन कहां पे लिखा था? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहां पर क्या चलती है? क्रेब साइकिल चलती है। तो दो चीजें हैं, आपको एक एक नंबर में पूछा जा सकता है कि क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में चलती है? तो वो चलती है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहां पे चलती है? तो वो चलती है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगर अपन देखें कि जो नया माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे बनता है, तो नया जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनता है। जो पुराना माइटोकॉन्ड्रिया है वो नई माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कर सकता है, यानी कि इसमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है जैसे कि बैक्टीरिया में होती है। क्लियर है? तो इसमें बैक्टीरियल गुण भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, तो ये खुद डिवाइड होकर नया माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। इसके बाद में अगर मैंने आपको बताया कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इसका ओरिजिन हुआ था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से। तो अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन देखें, ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से क्या हुआ था? इसका माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ था। इसके बाद में अब एक मोस्ट जो नोट है, अपन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं, वो क्या है कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एक एंजाइम है जो कहां पर काम में आता है? क्रेब साइकिल का मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, और ये एंजाइम कहां पर मिलेगा? ये एंजाइम आपकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके साथ में अटैच रहता है। ठीक है, कहां पे अटैच रहता है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास में अटैच रहता है। तो यहां पर मैं आपको लिख देती हूँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसका काम क्या होता है वो अपन कब पढ़ेंगे? जब अपन क्रेब साइकिल डिटेल से पढ़ते हैं। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या काम करता है ये अपन को पढ़ना है। लेकिन अभी आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो क्या है कि जो एंजाइम है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वो कहां पर मिलेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई अपन नॉर्मल, अपन ने देख लिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो व्यास होता है, डायमीटर कैसा होता है, इसकी शेप कैसी होती है, साइज कितनी होती है, ठीक है, विड्थ कितनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसकी इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर याद करनी है। इसके बाद में अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या क्या होता है। तो सबसे जो पहला फंक्शन जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उस फंक्शन का नाम क्या है? एटीपी सिंथेसिस, यानी ये क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। क्लियर है? दूसरा अगर अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, तो ये क्या करता है? लिपिड का ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? लिपिड ऑक्सीडेशन। लिपिड ऑक्सीडेशन। क्लियर पॉइंट? तो लिपिड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिपिड का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, और ये ऑक्सीकरण करके अलग अलग एसिटाइल कोएंजाइम जैसे कुछ बनाता है। तो आपको बस सिंपल अभी इतना याद रखना है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फंक्शन क्या है? ये लिपिड का ऑक्सीडेशन भी करता है एटीपी बनाने के साथ साथ। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये स्टेरॉइड सिंथेसिस भी करता है। और क्या काम है इसका? स्टेरॉइड सिंथेसिस।
स्टेरॉइड सिंथेसिस का काम भी ये करता है। ठीक है, स्टेरॉइड अपन किसको बोलते हैं, जैसे कि जैसे खूब सारे ऐसे स्टेरॉइड हार्मोन भी होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, T3 T4 वगैरह। ठीक है, तो इन सब का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम सबने सुना होगा, क्या काम होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, यानी ऑक्सीजन को अपने साथ में बाउंड करता है और बाउंड करके अपनी बॉडी की हर एक सेल के पास में ऑक्सीजन को वो पहुंचाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन होता है वो दो पार्ट से बना होता है। क्या क्या नाम है हीमोग्लोबिन की अगर अपन बात करें तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना होता है। एक तो होता है इसका हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। तो हीम जो पार्ट है इसका, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है उसका सिंथेसिस भी कौन करता है, इसका सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। क्लियर है पॉइंट। तो चार चीजें अपन ने पढ़ेगी, क्या क्या फंक्शन कर सकता है। पहला जो फंक्शन है इसका वो है जो मेन फंक्शन, क्या है ये, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये एटीपी बनाता है। दूसरा जो फंक्शन होता है इसका वो क्या है, लिपिड का ये ऑक्सीडेशन करता है। तीसरा जो फंक्शन है ये क्या बनाता है, स्टेरॉइड का सिंथेसिस भी करता है। और फोर्थ जो चीज है वो अपन ने देखा कि हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है वो कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। तो ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड से पहले अपन एक बार पढ़ लेते हैं अपना छोटा टॉपिक है जो टाइम के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा, उसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका डायग्राम बना के, एक डायग्राम अगर अपन बना लेते हो तो उसके अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो थ्योरी अपने आप अपन लिख सकते हैं, थ्योरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है अपना डायग्राम। डायग्राम के थ्रू अगर अपन चीजों को समझेंगे तो वो अपन को आसानी से आ जाएगी, याद हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। तो डायग्राम है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन सेल ऑर्गेनल पढ़ते हैं अपना, जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम। क्लियर पॉइंट। तो राइबोसोम क्या होता है और राइबोसोम सेल के अंदर क्या काम करता है। ठीक है, तो राइबोसोम को अपन क्या बोल सकते हैं कि ये राइबोसोम सेल की क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, क्या है ये, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की। अब अगर अपन इसकी खोज की बात करें, ठीक है, तो खोज इसकी किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या, पेलाडे। ठीक है, तो पेलाडे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर राइबोसोम की खोज की थी। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम इन प्लांट सेल। यानी कि प्लांट सेल के अंदर पादप कोशिका के अंदर इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्टसन और ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने की थी। जबकि पेलाडे ने क्या किया था, इसने एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल में किसकी खोज की थी, राइबोसोम की खोज की थी। तो अलग अलग आपके क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट के अंदर राइबोसोम की खोज किसने की थी, एनिमल के अंदर राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर अपन राइबोसोम की बात करें कि राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन सी सेल्स में पाया जाता है, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे कि फाउंड इन प्रोकैरियोट्स
एंड यूकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है कौन, राइबोसोम। क्योंकि आपको पता है कि एक बेसिक सेल है, ठीक है, तो कोई भी सेल है उसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अगर अपन अपनी बॉडी की बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? क्योंकि अपनी मसल्स जो है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से। अपनी बॉडी में जितने भी एंजाइम से जो फंक्शन करते हैं वो सारे के सारे एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। क्योंकि प्रोटीन ही क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। इसलिए जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो छोटे से छोटे जीव हैं उनके अंदर भी अपन को क्या देखने को मिलती है, प्रोटीन। दूसरी अगर चीज अपन देखें कि जो सबसे पहले जो भी जीव बना होगा, बैक्टीरिया वगैरह बना होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल के लिए मेम्ब्रेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सेल के पास मेम्ब्रेन ही नहीं है तो सेल कैसे बनेगी। अगर अपन सिंपल सी सेल की बात करें तो ये जैसे कि ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हो गया। अगर सबसे सिंपल से सिंपल सेल की अगर अपन बात करें तो दो चीजें होने बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी चीजें, एक तो इसकी सेल मेम्ब्रेन और दूसरा इसका जेनेटिक मटेरियल। तभी इस चीज को अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एक सिंपल सेल है। तो अगर अपन सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो क्या प्रोटीन के बिना सेल मेम्ब्रेन बन सकती है, बिल्कुल भी नहीं बन सकती। सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन एक मेन कंपोनेंट है लिपिड के साथ। क्लियर है पॉइंट। तो प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसके बाद में जेनेटिक मटेरियल तो है ही, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन अपनी बॉडी के लिए और सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि जो राइबोसोम होता है, ठीक है, तो जो राइबोसोम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके सारी की सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो अपन ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने देखा, क्लोरोप्लास्ट भी अगर अपन आगे देखेंगे तो इनके पास भी क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, जो अपन ने डायग्राम के थ्रू देखा था। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्लियर पॉइंट। ये क्लोरोप्लास्ट में भी प्रोटीन बनाता है। इसीलिए तो अपन ने क्या बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, ठीक है। यानी ये अपना जो आधा फंक्शन है वो ये अपने आप कर सकते हैं, सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है, ठीक है। यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है। इसके साथ ही अपन क्या देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे। इसका मतलब ये सबसे छोटे यानी स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली है, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। राइबोसोम्स क्या है, सबसे छोटे स्मॉलेस्ट जो सेल ऑर्गेनल्स है वो है। क्लियर है। अगर इसके अपन बात करें, क्या इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्या राइबोसोम के अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है ऊपर, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, ये है क्या है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस का मतलब क्या होता है, झिल्ली रहित, यानी इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और ये सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि राइबोसोम किस किस से बना होता है, राइबोसोम का जो है संगठन क्या है, तो राइबोसोम किस किस से बना होता है, राइबोसोम किस किस से बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से। किससे बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। और ये आरएनए भी कौन सा होता है आपका, आरएनए होता है। क्लियर पॉइंट। आरएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो आरएनए क्या होता है,
तीन चीजें आप पढ़ के आए होंगे कि जो आरएनए होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो यहाँ पर जो आरआरएनए है वो और प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका राइबोसोम बना रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि राइबोसोम किस किस से मिलकर बना होता है। इसके बाद में अपन इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज होती है 150 एंगस्ट्रम से 250 एंगस्ट्रम तक इसकी साइज हो सकती है, यानी कि बहुत छोटी। एंगस्ट्रम सबसे छोटी जो इकाई है वो है, नॉर्मली जो माना जाता है एंगस्ट्रम सबसे छोटी इकाई, तो एंगस्ट्रम है, ठीक है। तो 150 एंगस्ट्रम से 250 एंगस्ट्रम तक इसकी साइज हो सकती है, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली है। इसके बाद अपन क्या बोलते हैं कि कोशिका के अंदर कोशिकांग है, या अपन बोल सकते हैं कोशिकांग के अंदर कोशिकांग है। इसका मतलब ऑर्गेनली के अंदर ऑर्गेनली। अपन क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल ऑर्गेनली है, यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी क्या है, सेल ऑर्गेनली, यानी एक कोशिकांग है, कोशिका का अंग है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब राइबोसोम पाया जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोशिकांग के अंदर एक और कोशिकांग है, ठीक है। तो अगर आपकी क्वेश्चन आ जाए कि कोशिकांग के अंदर कोशिकांग किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके राइबोसोम को, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो राइबोसोम है वो कहाँ कहाँ पर कितने टाइप के पाए जाते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है राइबोसोम के बारे में। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सेल्स के अंदर मिलते हैं। तो ये है राइबोसोम, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले अपने पास 70S राइबोसोम और दूसरा है अपने पास 80S राइबोसोम। क्लियर है, तो ये चीजें अपन ने पढ़ी है। तो 70S और 80S राइबोसोम है, तो 70S अपन ने अभी अभी पढ़ा है, किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आगे अपन पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कौन सा पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें 80S, तो ये कहां पर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। कहां पे मिलता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। अगर अपन इसके यूनिट्स की बात करें, इकाइयों की बात करें, तो जो ये 70S टाइप का राइबोसोम है, ठीक है, ये दो चीजों से बनता है। इसकी जो यूनिट्स है इनको अपन बोलेंगे 50S और 30S। तो 70S जो राइबोसोम है उसके अंदर दो यूनिट मिलती है अपन को, कौन कौन से, 50S और 30S। दूसरी चीज है अपने पास में यूकैरियोटिक, इनके अंदर भी अपन को दो चीजें मिलती है, कौन कौन सी यूनिट, 60S और 40S। तो आप इधर देख रहे होंगे कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये 70S है, तो 70S में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर तो 40 और 30 आना चाहिए तभी वो 70 होगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इनका जो 50 और 30 है उनको अपन को जोड़ना नहीं है, अपन ने आगे क्या लगाया है, S, और S का मतलब आपके क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट। क्या होती है, स्वेडबर्ग यूनिट, यानी कि ये क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसको अपन बोल सकते हैं, स्कंदन गुणांक। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी स्कंदन गुणांक भी इसको अपन बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ और इसको अपन क्यों लिखते हैं यहाँ पर, तो देखो ये एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी पे स्वेडबर्ग ने एक स्केल बनाई थी, ठीक है, और उस स्केल को S नाम से, यानी 1 2 3 4 ऐसे अपन बोलते हैं ना, तो उसने क्या, ये 1S 2S 3S 4S 5S ऐसे, ठीक है। तो उस स्केल में जब इनको मापा गया, यानी इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया, ठीक है, तो ये इसकी जो 70S की अगर अपन बात करें, तो अगर ये 70S है तो उनका एक स्केल पे एक ही बैंड मिलेगा, ठीक है, और वो बैंड किसके ऊपर होगा, 70S के ऊपर होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊं कि ये है स्केल, और यहां पर मैं लिख रही हूं 5S 10S 15S, ठीक है, इसी टाइप से 20S,
यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया कौन सा आपका 50s, ऐसे लिख रही हूँ मैं एक बार एग्जाम्पल के लिए। 30s, यहाँ पर 30s लिख देते हैं, यहाँ पर 50s, इसके बाद में यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पहले 40 आएगा, 40 फिर आ जाएगा आपका 50, फिर आ जाएगा 60, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा आपका 70 और यहाँ पर आ जाएगा 80। तो ये चीज मैं लिख रही हूँ, ठीक है। जब अपन इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे 70s का, तो 70s जब रुकेगा तो वो कहां पर रुकेगा, कहां पर अपन को बैंड दिखाई देगा, इस लोकेशन पे। यानी स्वेडबर्ग की जो स्केल है उसके इस लोकेशन पे अपन को एक बैंड दिखाई देगा। तो इसका मतलब इसका जो है कितना है स्कंदन गुणांक, वो है 70s, इसीलिए अपन ने 70s राइबोसोम इसको नाम दिया है। इसके बाद में यूकैरियोटिक सेल को अपन सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के राइबोसोम देखेंगे तो उसका बॉन्ड जो बॉन्ड है वो बैंड अपन को कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर 80s पे दिखाई देगा। इसीलिए अपन ने क्या बोला कि ये 80s टाइप का राइबोसोम है। जब इन दोनों यूनिट को अलग अलग किया जाएगा तो एक बैंड अपन को कहाँ दिखाई देगा, एक तो अपन को दिखाई देगा फिर 30 पे और दूसरा अपन को दिखाई देगा 50 पे। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि इसको अलग करने के बाद में अपन को दो बैंड दिखाई देते हैं अलग अलग जगह पे। तो इसका मतलब ये 2 यूनिट से बना होता है और वो 2 यूनिट का जो अलग अलग भार है वो कितना 50 है और 30 है। यानी ये दोनों आपस में कभी भी जोड़े नहीं जाते। किसके अकॉर्डिंग किया गया, इसको एक स्केल के अकॉर्डिंग इसको एक फिक्स किया गया है। क्लियर पॉइंट। यहां पर अगर अपन देखें कि इसकी 50s वाली जो है ये इसको अपन बोलते हैं अपन बिग सब यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, बिग सब यूनिट, ठीक है। 30s होती है वो इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है, यानी छोटी इकाई। इसके बाद अगर अपन बात करें 60 की तो ये भी क्या है, बिग सब यूनिट। और 40s ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है कि कौन सी स्मॉल होती है और कौन सी बिग होती है। और इसके अंदर ये तो हो गया। अब अपन देखते हैं आरएनए कहां पर कौन कौन सा पाया जाता है। आरएनए की बात की थी कि राइबोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। तो वो कौन कौन सा होता है, कहां कहां पर होता है, वो देखना है अपन को। 50s की अगर अपन बात करें तो ये है बिग सब यूनिट आपकी, और इसके अंदर कौन कौन सा आरएनए पाया जाता है, 23s आरआरएनए और 5s आरआरएनए, 2 इसके अंदर हो गए, ठीक है। 30 की अगर अपन बात करें तो यहां पर मिलेगा अपन को 60s आरआरएनए। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, यानी 70s के अंदर हो गया कि जो इसकी बिग सब यूनिट है उसके अंदर कौन कौन सा आरआरएनए मिलेगा अपन को, 23 और 5s। ये एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। स्मॉल सब यूनिट के अंदर 16s का मिलेगा अपन को। अगर इसके अगर अपन स्मॉल सब यूनिट की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा अपन को 18s का आरआरएनए। और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर अपन को मिलेगा एक तो 20s आरआरएनए, साथ में यहाँ पर 5.8s आरआरएनए, और नेक्स्ट अपन को यहाँ पर 5s आरआरएनए मिलेगा। तो ये चीज है जो अपन को क्लियर करनी है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा आरआरएनए पाया जाता है और ये कैसा इसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसकी केमिकल कंपोजिशन की, तो केमिकल कंपोजिशन कौन कौन सा होता है, 70s की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 60% तो आरआरएनए होगा और 40% क्या होगी, प्रोटीन होगी। अगर यहाँ पर इसकी अपन 70s की बात करें तो यहाँ पर 60% आरआरएनए और 40% यहाँ पर क्या होगी, प्रोटीन होगी, ठीक है। तो एक चीज तो अपन को ये देखनी है। इसके बाद में यूकैरियोट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि 60% तो क्या हो जाएगी, प्रोटीन हो जाएगी, और 40% कौन सा हो जाएगा, आरआरएनए हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपके राइबोसोम के अंदर की इतना इसके अंदर कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये आपका राइबोसोम वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।